क्या तुमने एक बार भी ये सोचा कि एवेंजर्स डूम्सडे जो इस साल के एंड में आनी है, तो फिर 11 महीने पहले उसके 4 ट्रेलर दिखाने का क्या पॉइंट है? क्या ये बस हवाई फायर चल रही है? इसके पीछे रूसो ब्रदर्स की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है? इस वीडियो में मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में डीप डाइव करने वाला हूं, जो बहुत हाई चांसेस है कि शायद सच भी ना हो, लेकिन एक एक करके बताता हूँ, ठीक है? तो देखो, एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए रूसो ब्रदर्स को एक बार फिर से ऑन बोर्ड किया गया, लेकिन वो जब से आए हैं मैं बस एक ही चीज लगातार बोल रहा हूँ कि सीक्रेट वॉर्स जैसी बड़ी सी कहानी को आप एक फिल्म में कंप्लीट कैसे करोगे? फिर इसके बाद रिपोर्ट्स निकल के आने लगी कि रूसो ब्रदर्स एक्चुअली 4 घंटे की सीक्रेट वॉर्स मूवी बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं, लेकिन डिज्नी उनको अलाउ नहीं कर रहा। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से उनके लिए किसी काम का नहीं है। एक दिन में उसे उतने शोज नहीं मिल पाएंगे जिस वजह से वो उतना पैसा नहीं कमा पाएगी, प्लस इसके बीच में उनको इंटरमिशंस देने पड़ेंगे विच दे डोंट वांट। तो रूसोस ने कहा ठीक है, 4 घंटे की एक मूवी नहीं दे सकते, तो एक काम करते हैं, इस फिल्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। एक को दिसंबर 2027 में रिलीज करेंगे, एक को 28 में। डिज्नी के लिए ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 2 मूवीज बनेंगी तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी वो लोग पैसा इसमें लगा रहे हैं वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। और डिज्नी पोस्ट एंड गेम इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता। उन्होंने ट्राई किया, लेकिन चीजें इतनी अच्छे से रिसीव हुई नहीं, उतनी प्रॉफिटेबल थी नहीं, तो इसी वजह से वो लोग डर रहे हैं। तो रूसोस ने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग सीक्रेट वॉर्स जो है 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। तो डिज्नी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब डूम्सडे का रिसेप्शन या रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अब रूसोस को जो चाहिए वो भी मिल रहा था, तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर डूम्सडे के रिस्पॉन्स के लिए बैठे रह गए तो फिर सीक्रेट वॉर्स पे काम शुरू कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक फिल्म बनाना अलग चीज है, लेकिन उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने का मतलब है कि उसकी राइटिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए, उसकी कास्ट उसी हिसाब से होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि मूवी कहां पर खत्म होगी, दूसरी मूवी कहां से शुरू। और उससे भी बड़ी चीज, जो तुम्हारी इतनी बड़ी कास्ट है उनके साथ में बात करके आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करना पड़ता है, पैसे वैसे की बातचीतें होती है, मतलब बहुत पेपरबाजी है इसमें। तो अगर डूम्सडे के रिस्पॉन्स के लिए बैठे रहे तो सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग तो शुरू हो ही नहीं पाएगी। एंड अगर ऐसा हो ही नहीं पाया तो फिर 1 साल में क्या ही रिलीज करोगे पिक्चर? तो उन्होंने कहा ठीक है, मूवी रिलीज होने के बाद उसका रिस्पॉन्स के लिए वेट तो नहीं कर सकते, मतलब हर कोई नेटफ्लिक्स थोड़ी ना होता था। इन्होंने बनाए 4 ट्रेलर जो कि हाइप चेक करने का काम करेंगे, और इसको भी ना बहुत स्मार्टली प्लान किया गया। अगर तुम देखते हो तो स्टीव रॉजर्स का जो ट्रेलर है वो है बहुत ग्रैंड लेवल का, मतलब जब वो कुर्सी कांड हुआ था तो उसमें हमको क्रिस एवांस के स्टीव रॉजर्स की कोई भी झलक कुछ बताया ही नहीं गया था। और ऐसे में इनके पास एक मौका था बहुत ग्रैंड लेवल का ट्रेलर बनाने का, जो बहुत ही मैसिव फील करवाता, लेकिन इन्होंने इस चीज को बहुत सटल रखा, एक नॉर्मल इंसान जो बस अपनी रेगुलर डे टू डे लाइफ जी रहा है। इसके बाद जो थॉर का ट्रेलर बनाया वो भी बहुत सिंपल था, सिर्फ डायलॉग्स और मोनोलॉग पे चल रहा था। फिर एक्समैन की क्योंकि इतनी हाइप नहीं थी, तो इन्होंने एक्समैन को एक छोटा सा मैसिव मोमेंट दिया ताकि उसकी थोड़ी अपील बढ़ सके, और वकांडन्स के साथ में भी बहुत सिंपल रखा चीजों को। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि इन लोगों ने स्टीव रॉजर्स का रिवील तो कर ही दिया था, तो फिर बाकी सुपर हीरोज या बाकी कैरेक्टर्स जो इस मूवी में हैं और जो अनाउंस नहीं करे गए हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाया? आई मीन, ना डॉक्टर स्ट्रेंज, ना स्पाइडरमैन, ना हल्क, ना लोकी। इनफैक्ट लोकी को तो इन्होंने उस कुर्सी कांड में अनाउंस भी किया हुआ था, और अगर एमसीयू में किसी कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस करे हैं तो वो लोकी ही है। आई मीन, उसका मल्टीवर्स क्रिएशन या उसके रूल्स को चेंज करना उससे एमसीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना देता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके डिसीजंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। एंड ऑनेस्टली हम सबकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। तो मेरे लिए भी व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंस, देयर इज ओनली वन फ्रेग्रेंस दैट आई ट्रूली ट्रस्ट, द मैन कंपनी का ब्लैक। ये मेरा गो टू परफ्यूम है, जो मेरी डे टू डे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इट्स क्लासिक, इट्स रिलायबल, और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ब्लैक लगा के गया हूं, लोगों ने मुझसे पूछा है कि कौन सा परफ्यूम लगाया है। चाहे ऑफिस मीटिंग हो, क्लाइंट प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू, ये फ्रेग्रेंस हर जगह के लिए परफेक्ट है। ये लाउड होने की जगह क्लासी फील देता है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही रिफाइंड और प्रॉपर्ली मैस्कुलिन है, विद स्मूथ नोट्स ऑफ लैवेंडर, नेरोली और मस्क। ब्लैक की वजह से मुझे काफी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जो ऑनेस्टली मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट करता है। एक बार अप्लाई करो तो ये सुबह से शाम तक बहुत इजीली ट्रांजिशन कर जाता है, बार बार अप्लाई करने का टेंशन नहीं। और क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि इसका नया वाला बैच और ज्यादा लंबा लास्ट करता है। मतलब फ्रेग्रेंस बिल्कुल एज इट इज सेम है, बस लॉन्जेटिविटी और बढ़ गई है। तो एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस जो लंबा टिकती भी है, और क्या चाहिए, यू हैव टू ट्राई दिस वन आउट। द मैन कंपनी ब्लैक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे तुम कंपनी की वेबसाइट पे जाकर Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं से भी परचेस कर सकते हो। तो कहां थे अपन? हाँ, वो 4 ट्रेलर्स ड्रॉप होने के बाद मेरी इस थ्योरी को पता है कंफर्मेशन कहां पर मिला? जब मार्वल ने ये थैंक यू वाला वीडियो पोस्ट किया। मतलब इंडियन सिनेमा लेवल पे आ चुके हैं ये लोग। इन्होंने थैंक यू फॉर अ बिलियन व्यूज डाला, जो मार्वल कभी कभी भी नहीं करता। जितना मुझे पता है मार्वल ने ये पहली बार किया।
और इससे मेरी इस थ्योरी को कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते थे कि इस पूरी चीज को लेकर हाइप कितनी बनती है, स्पेशली तब जब दे आर नॉट इवन ट्राइंग। मतलब उन्होंने बिना मैसिव मूवमेंट बिल्ड किए इतनी हाइप जनरेट कर ली। और अगर ये लोग सुपर बोल में कुछ दिखाते ना तो मुझे समझ में आता कि हाँ शायद ये चीजें कनेक्टेड हैं, बट सिंस वी हैव कंप्लीट रेडियो साइलेंस तो इससे ये काफी हद तक प्रूव हो जाता है कि दे जस्ट वांटेड टू चेक कि उसकी कितनी हाइप बन रही है मूवी की और इसको आगे लोग कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके तुरंत बाद ये सुनने में आने लगा कि सीक्रेट वॉर्स जिसकी शूटिंग बहुत ही जल्दी शुरू होनी थी, अब ये कंडीशनल स्टार्ट नाम की सिचुएशन में फंस चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि मूवी की फिल्मिंग तो शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन गई है, कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट हुए जिस वजह से लोग फिल्मिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। और ऐसा तभी होता है, मैंने रोस्ट फर्स्ट में भी कहा था कि ये चीज तभी होती है जब मूवी को लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हों, जिसमें से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के इन्होंने डूम्सडे के ट्रेलर सिर्फ इसीलिए डाले थे ताकि ये हाइप चेक कर सके, उनको समझ में आ गया कि हाइप अच्छी खासी है, तो सीक्रेट वॉर्स के एक नहीं अब 2 पार्ट्स बनाएंगे। और यही वो रीजन है जिस वजह से इन सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड कर दिए गए हैं, क्योंकि उनमें चेंजेस आएंगे, उनको अब एक नहीं 2 पिक्चर्स के लिए साइन किया जाएगा और इसी वजह से उसकी फिल्मिंग, प्री प्रोडक्शन सब कुछ बदलेगा। तो अब ये बात कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब इसको करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो सीक्रेट वॉर्स, इसका सबसे बड़ा रीजन है सीक्रेट वॉर्स की कहानी। अगर तुमने 2015 की सीक्रेट वॉर्स जो जोनाथन हिकमैन ने लिखी है उसको पढ़ा है, उसको एक्सपीरियंस किया, तो यू माइट बी नोइंग कि वो कितनी बेहतरीन स्टोरी है और उसको एक मूवी में अडेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डूम्सडे की कहानी बहुत हद तक सिंपल होने वाली है। जो हम लोगों ने सीक्रेट वॉर्स के पहले की कहानी देखी थी, उसका प्रीलूड टाइम रन्स आउट, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी एवेंजर्स डूम्सडे। जो रूसोस ने थानोस के साथ ट्रीटमेंट किया था, वही सेम ट्रीटमेंट वो डॉक्टर डूम को भी देंगे। मैं कैरेक्टर वाइज नहीं बोल रहा, मैं उसकी स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस भी सीन में हमको थानोस देखने को मिला था, वो एक्टिवली इंगेज कर रहा था, एक्टिवली स्टोन्स को हंट कर रहा था, वैसा ही कुछ हम डॉक्टर डूम के साथ भी होते हुए देखेंगे। और इसी वजह से इन्फिनिटी वॉर जिस तरह थानोस की फिल्म थी, डूम्सडे जो है वो डॉक्टर डूम की फिल्म होगी। लेकिन ये चीज सिर्फ डूम्सडे तक ही रहने वाली है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के फर्स्ट पार्ट में ये चीज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। वो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एवेंजर्स एंड गेम जो थी ना, वो बहुत ही सिंपल सी कहानी थी कि जो लोग गए हैं उनको बस वापस लेके आना है। लेकिन यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स के साथ में कहानी उतनी सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि उसके एंड में कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर डूम पूरी दुनिया ही बदल के रख देता है। वो एक बैटल वर्ल्ड बनाता है जो अपने आप में एक अलग दुनिया है। आप इसको ऐसे नहीं बता सकते कि बस 5 साल बीत गए, दुनिया बदल चुकी है और फलाना ढेंगा, नहीं, दिस इज नॉट हाउ बैटल वर्ल्ड वर्क्स। बैटल वर्ल्ड के अपने खुद के नए कैरेक्टर्स होंगे, नए एरियाज होंगे। ये दुनिया, हमारी दुनिया जो हम 616 यूनिवर्स देख रहे हैं, उससे बहुत डिफरेंट होने वाली है। वहां के पावर डायनेमिक्स अलग होंगे, कैरेक्टर्स की अपनी खुद की आइडियोलॉजीज अलग होंगी, और उन सब से ऊपर वो सब डॉक्टर डूम को फॉलो करेंगे जो उनका भगवान होगा। तो ये पूरी दुनिया, उनके इतने सारे कैरेक्टर्स, उनका बैकग्राउंड, उनके इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें अपने आप में एक फिल्म डिमांड करती है। अगर तुम एक फिल्म में इन सब कैरेक्टर्स को दिखा देते हो, बैटल वर्ल्ड भी दिखा देते हो और उसका कंक्लूजन और रेजोल्यूशन भी निकल के आ जाता है, तो इट वुड हैव बीन कि ये चीज कभी हुई, मतलब उसकी ग्रेविटी इतनी बड़ी होगी ही नहीं। इसको तुम ऐसे समझ के देखो कि इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने लोगों को गायब किया, एंड गेम में लोग टाइम ट्रैवल करके गए, थानोस को रोका और लोगों वापस लेके आ गए। ऐसे में थानोस ने जो इतने सारे लोगों को गायब किया था ना, उस चीज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा रही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन सबको वापस लेके आ ही गए। एंड गेम से बाहर निकलने के बाद जो चीज आज भी लोगों को याद है ना, वो थानोस या उसका क्रूसेड नहीं है, वो है आई एम आयरन मैन। और ये सेम चीज आप बैटल वर्ल्ड के साथ नहीं कर सकते। इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट इन इटसेल्फ। तो डूम्सडे टाइम रन्स आउट, जिसमें आप इनकर्जन्स को एक्सप्लेन करते हो और सारे सुपर हीरोज जो है वो एक रेस में कूद पड़ते हैं इन सारे इनकर्जन्स को रोकने के लिए, अपने प्लैनेट्स को बचाने के लिए, अपने यूनिवर्सेस के सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के फर्स्ट पार्ट में आप बैटल वर्ल्ड को दिखाते हो, उसे एक्सप्लेन करते हो और उसमें क्या चीजें हो रही हैं, कौन से हीरोज हैं, कौन से वेरिएंट्स हैं, कौन से एंटी हीरोज हैं, कौन से विलन्स हैं, इन लोगों को आपस में एक दूसरे से क्या परेशानियां हैं। और मार्वल को ना इस पूरी चीज को 2 पार्ट में स्प्लिट करके सिर्फ इन मूवीज से बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसके बीच में भी जो ये लोग प्रोजेक्ट लेके आएंगे, अगर ये लोग स्मार्टली उसे हैंडल करते हैं और अगर वो प्रोजेक्ट बैटल वर्ल्ड में है, तो फिर वो लोग सीक्रेट वॉर्स 1 की हाइप पे कैपिटलाइज करके इन पिक्चरों से भी और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पैंथर 3 ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, रायन कुगलर ने बोल दिया है कि वो लिख रहे हैं, डेंजल वॉशिंगटन के लिए एक रोल लिखा जा रहा है। ये मूवी अगर हमें नया तचाला दिखाती है, जो कि हम डूम्सडे में भी देख सकते हैं, उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के पार्ट 1 में, और फिर ब्लैक पैंथर 3 में अगर उसकी कहानी कंटिन्यू होती है, तो उसको बैटल वर्ल्ड में दिखाया जा सकता है। ये वकांडा ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट, ये तचाला ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट। हर चीज को छोटी मोटे चेंजेस और वेरिएशंस के साथ दिखा करके ये लोग कुछ इंटरेस्टिंग कैमियोस प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे में ब्लैक पैंथर 3 को लेकर भी अच्छी खासी हाइप होगी। एंड पता है, इसी से मार्वल ये जो नया तचाला इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ना, इस एक्टर की हाइप को भी गेज कर सकता है। अगर इसका रिसेप्शन काफी अच्छा हुआ
तो फिर ये आगे जाकर जो मेन प्राइम यूनिवर्स बनेगा सीक्रेट वॉर्स 2 के बाद में, उसका मेन तचाला होगा। और वैसे तो 2028 के लिए मार्वल ने 4 मूवीज की डेट रिजर्व करके रखी हुई है, जिसमें से फरवरी वाली ब्लैक पैंथर ले लेगा, फिर मई जून की रिलीज होती है वो मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है, मेरे होठ कांप रहे हैं, ब्लेड। आई नो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट स्टिल मतलब ये डेट है तो इस पर डाली जा सकती है। उसके अलावा अगर इनका मूड होता है तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 या थॉर 5 बना सकते हैं, जिन दोनों मूवीज के बारे में बात करी जा रही है, या फिर एक रिलीज डेट को छोड़ा भी जा सकता है, जो मार्वल बहुत इजीली कर देगा अगर उनकी ऑलरेडी 3 मूवीज हो जाएंगी इस साल रिलीज होने के लिए, एक ब्लैक पैंथर 3, उसके अलावा थॉर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 या फिर ब्लेड में से कोई भी आ सकती है, और लास्ट में तो सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 आ ही रहा है। हाँ, एक्समैन मूवी पे काम चल रहा है, बट आई डोंट थिंक कि मार्वल वाले एक्समैन की फिल्म को दिखाएंगे बैटल वर्ल्ड के अंदर, और I mean they would want to establish new X-Men, मतलब यंगर X-Men बैटल वर्ल्ड और सीक्रेट वॉर्स के बाद में। उनका प्लान होना चाहिए कि सब खत्म होने के बाद हम नए X-Men लेके आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर मार्वल को एक नहीं 2 मैसिव क्लिफहैंगर्स चाहिए। सबसे पहला डूम्सडे के लिए, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर में जो हमने मोमेंट देखा था तो वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि क्या होने वाला है, मतलब डॉक्टर डूम जो है वो अपनी दुनिया बनाएगा, एंड दैट इज वेयर डूम्सडे विल एंड और सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सीक्रेट वॉर्स 2 को लेकर भी उतनी हाइप हो तो तुम्हें एक बहुत बड़े मैसिव नोट पे इस मूवी को एंड करना पड़ेगा, जो मेरे दिमाग में है। सो यू सी, मैंने डूम्सडे के हिसाब से कहा था कि डॉक्टर डूम सबसे फ्रंट में होगा, इसी की कहानी होगी और सब कुछ ये एक्टिवली करता हुआ दिखेगा थानोस की तरह। लेकिन फिर जो सीक्रेट वॉर्स होगी ना, उसमें एक बैक सीट ले लेगा। मतलब कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बना देता है तो उसमें कई सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके गवर्नर्स बैरन्स होते हैं जो उन डिस्ट्रिक्ट्स को चलाते हैं, उनके आपस में राइवलरीज होती हैं और उसके चलते वो पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको ये लोग सीक्रेट वॉर्स 1 में दिखा सकते हैं, और डॉक्टर डूम ना एक गॉड लाइक स्टेटस अचीव कर चुका है, तो उसको हर कहीं प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में ये पूरी चीज कंक्लूड कर सकती है एक बहुत बड़ी वॉर लाइक सीक्वेंस में, जहां पर जो बचे हुए हीरोज हैं जिनको अभी भी पास्ट का याद है, ये ऐसा होगा, कॉमिक बुक्स में भी होता है, जो बगावत पे उतर आएंगे और डॉक्टर डूम से लड़ाई की डिमांड करेंगे। तब डॉक्टर डूम के पाशुंदे आएंगे जो बैरन्स है इस जगह के, इन लोगों के आपस में फाइट शुरू होगी। और कॉमिक बुक्स में ना बहुत ही अल्टीमेट मोमेंट है, यहाँ पर तचाला इन्फिनिटी गॉन्टेट लेके आता है, पूरी एनाइलेशन होड, अल्ट्रॉन रोबोट्स, मार्वल ज़ॉम्बी सब कुछ आ जाता है, बस डॉक्टर डूम नहीं आता। डॉक्टर डूम इज द वन हु इज वेटिंग फॉर द वेरी लास्ट मोमेंट, और वो मोमेंट है, मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा। वो एक मोमेंट होता है जब डॉक्टर डूम, गॉड एम्परर डूम, इज एक्चुअली लुकिंग एट एवरीथिंग, और उसे एकदम से स्ट्राइक होता है कि ओह शिट, अब मुझे जाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी इन दिस मूवी, कि वो एक भगवान है लेकिन फिर भी उसे एक छोटी सी चीज का डर लगता है। जब वो बैटलफील्ड पे अपीयर होता है, एवरीवन थिंक्स कि अब डूम गया। भयानक फाइट होती है, मतलब एकदम भयानक। थानोस उसके पास आता है, एवरीवन नोस थानोस के साथ वो क्या करता है। उसके बाद वो दूसरे सुपर हीरोज के भी काम बजाता चले जाता है, और फिर वहां पे एक रिवील होता है डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके, जो ये लोग हो सकता है कि इस मूवी में भी करें। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के साथ ये अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं कि पहले वो डूम्सडे में गुड गाय दिखाया जाए, फिर एंड में रिवील किया जाए कि वो डॉक्टर डूम के लिए काम कर रहा था, और फिर जब सीक्रेट वॉर्स 1 का क्लाइमैक्स होगा तब रिवील किया जाएगा कि नहीं, वो बुरा नहीं था, वो डॉक्टर डूम के लिए नहीं, एक्चुअली सारे सुपर हीरोज के लिए काम कर रहा था, मतलब ट्रिपल एजेंट। लेकिन ना इस पूरे मोमेंट की वैल्यू डूम्सडे वाले मोमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इन्फिनिटी वॉर में हमको एक शॉक मिला था, बट अल्टीमेटली वी न्यू कि सब लोग वापस आ ही जाएंगे। लेकिन यहां पर ना वो सेफ्टी नेट हटानी पड़ेगी। कुछ जैसे एक्समैन लास्ट स्टैंड में प्रोफेसर एक्सेवियर की मौत होती है, या फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन्स चेस्ट में जब वो आखिरी में जैक स्पैरो मरता है ना, तो वो जो एक तुम्हें फीलिंग आती है ना कि यार सेफ्टी नेट हट चुकी है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल, और इनको बचाएगा कौन? तो वो एक कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में आता है, दैट इज स्टीव रॉजर्स। अगर ये लोग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 में स्टीव रॉजर्स को डॉक्टर डूम के हाथों मरवा देते हैं, एवरीथिंग विल चेंज। और मेरे को बोलते बोलते गूज़बम्स आ रहे हैं भाई, क्या हाइप बनेगी अगले पार्ट की, इट विल बी एपिक। मतलब अपन लोग वेट नहीं कर पाएंगे उसका, मैं बता रहा हूँ तुमको। खैर मैं बहुत ज्यादा, भाई मैं कितना आगे निकल चुका हूँ यार बोलते बोलते। मैं बस पता है मैं बोलना शुरू करता हूँ, आई जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, और मुझे फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार क्या क्या बोल दिया मैंने, ये हो तो रानी। खैर देखो, जो भी होगा हमें आगे पता चल ही जाएगा, बट एट दिस मोमेंट मेरे अंदर थोड़ी ऐसे एक्साइटमेंट था इस चीज़ को लेके कि सीक्रेट वॉर्स, मुझे पता है देखो सीक्रेट वॉर्स हम लोगों ने कवर नहीं करे, आई हैव गॉट स्पेशल प्लान्स फॉर इट। हम लोग उसके ऊपर भी बात करना शुरू करेंगे वंस वी गेट ओवर विद द एंटायर डूम्सडे थिंग। करते हैं, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू गाइज थिंक अबाउट इट। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। हाँ, द मैन कंपनी ब्लैक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार चेकआउट करना मत भूलना। टाटा।